Hello friends, my name is Dinesh Pawar and I welcome you on Santosh Science and Agriculture classes, which is going to be a complete guide for agriculture students. कहते हैं कि आसमान में उड़ते हुए पंछियों को किसी की परवाह करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन हम तो इंसान हैं और हम रहते हैं अर्थ सरफेस पर, इसीलिए हमें चिंता करने की जरूरत है। और अगर बात की जाए कि इस समय पर सबसे ज्यादा चिंताजनक चीज क्या है, तो वो है ग्रीन हाउस इफेक्ट या फिर हरित ग्रह प्रभाव। माय नेम इज दिनेश पवार और आज आपके लिए मैं लेकर आया हूँ हरित ग्रह प्रभाव या ग्रीन हाउस इफेक्ट से जुड़ी हुई कुछ इंटरेस्टिंग बातें और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप 12th क्लास के बाद जेट, आईसीआर और बीएचयू की तैयारी कर रहे हो, या फिर अपनी पीजी के एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप अगर यूपीएससी के एस्पिरेंट्स भी हैं, तो भी आपके लिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट। तो चलिए आज समझ लेते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है और वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं जो कि एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर समझना जरूरी है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है और क्यों होता है। तो सबसे पहली चीज हमें ध्यान होनी चाहिए कि हम सभी रहते हैं अर्थ सरफेस पर, और अर्थ सरफेस के ऊपर एक गैसियस एनवेलप होता है जो कि हमें हार्मफुल रेडिएशन से बचा कर रखता है और जिसकी वजह से अर्थ पर जीवन संभव है, जिसे हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। ओके, इसके लिए एक सेपरेट लेक्चर हम प्रिपेयर करेंगे ताकि उसमें हम अच्छे से समझ लेंगे एटमॉस्फेयर क्या है और उससे क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन सकते हैं। अभी के लिए ध्यान रखें, एटमॉस्फेयर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसकी वजह से अर्थ की सरफेस पर जीवन संभव होता है। अब होता क्या है कि जो सन की जो रेज होती हैं, जब वो एमिट होती है तो उस टाइम पर ये रेज एटमॉस्फेयर को क्या है, जब सन रेज एमिट होती है तो उस टाइम पर ये रेज एटमॉस्फेयर के अंदर आती हैं और अर्थ की सरफेस पर पहुंच जाती है। जैसे ही अर्थ की सरफेस पर पहुंचती है तो ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं 55% तो वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है और 45% जो वेव्स हैं वो अर्थ की सरफेस एब्जॉर्ब कर लेती है। ओके, एब्जॉर्ब करने के बाद जैसे ही टेम्परेचर वापस कम होने लगता है तो उस टाइम पर ये सारी की सारी रेडिएशंस वापस से एमिट हो जाती है। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा परिवर्तन होता है जिसकी वजह से यहाँ पर हमें फायदा भी है और नुकसान भी है, तो उसकी बात कर लें। हमने समझा कि सन रेज अर्थ की सरफेस पर पहुंचती है, इन रेज के पास एनर्जी है जिसकी वजह से अर्थ की सरफेस का जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर इंक्रीज होने लगता है। ओके, तो हम कह सकते हैं अर्थ की सरफेस इन्हें एब्जॉर्ब करेगी और उसके बाद टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो ऐसी रेडिएशन जो सन से अर्थ पर आती है उसे हम बोलते हैं SWR, मतलब शॉर्ट वेव्स रेडिएशन। इनकी जो वेवलेंथ होती है इन रेडिएशंस की वो बहुत छोटी होती है और इसी कारण से ये एटमॉस्फेयर को चीरकर अर्थ की सरफेस तक पहुंच जाती है। लेकिन जब 55% तो रिफ्लेक्ट हो गई, बची हुई 45% जो रेडिएशंस है वो अर्थ की सरफेस एब्जॉर्ब कर लेती है और जब नाइट का टाइम होता है, इवनिंग का टाइम होता है, तो ये वापस उसे एमिट करती है। उस समय पर अर्थ से जो रेज एमिट होती है वो शॉर्ट वेव्स रेडिएशन नहीं होती, अर्थ उसे कन्वर्ट कर देती है LWR के अंदर, मतलब लॉन्ग वेव्स रेडिएशन में। ये जो रेडिएशंस होती है इनकी जो वेवलेंथ है वो काफी ज्यादा होती है, कुछ इस तरह से होगी, तो इस तरह से इसमें चेंजेस हो गए। अब ये जो लॉन्ग वेव रेडिएशंस यहाँ पर एमिट होती है वो वापस से अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर नहीं जा पाती और इसी कारण से एटमॉस्फेयर के अंदर का जो टेम्परेचर होता है वो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। ओके, तो ये जो पूरा प्रोसेस हुआ, इसी प्रोसेस को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं और इसका सबसे मेजर रीजन क्या है, एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट होने वाली अलग अलग गैसेस, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, CH4 है, CFC है और N2O है, बहुत सारी है। तो ये सारी गैसेस उसको रेडिएशंस को वापस बाहर नहीं जाने देती, तो इसीलिए इस
पूरे प्रोसेस को हमने नाम दिया है ग्रीन हाउस इफेक्ट, और जिन गैसेस की वजह से ये इफेक्ट होता है उसे हम बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। ओके, अब एक क्वेश्चन अराइज होता है, क्या ये ग्रीन हाउस इफेक्ट हमारे लिए हार्मफुल है या फिर हमारे लिए यूजफुल भी हो सकता है? तो ध्यान रखें, ग्रीन हाउस इफेक्ट हमारे लिए कभी भी हार्मफुल नहीं होता है, ये बहुत जरूरी है। अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होगा तो जितनी भी रेडिएशन अर्थ की सरफेस पर आई है वो वापस चली जाएगी और अर्थ का जो टेम्परेचर है वो माइनस में रहेगा, ऑलमोस्ट -35 डिग्री सेंटीग्रेड, और इतने कम टेम्परेचर पर अर्थ पर कोई जीवन संभव नहीं। अगर यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी गैसेस का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है तो पॉसिबल है कि जितनी रेडिएशंस यहाँ से बाहर जा सकती थी अब वो सारी रेडिएशंस ब्लॉक हो जाएगी और उसकी वजह से टेम्परेचर में जितना इंक्रीज होना चाहिए था अब उससे कहीं ज्यादा इंक्रीज होगा। और सेम यही रीजन होता है कि अब ग्रीन हाउस इफेक्ट हमारे लिए हार्मफुल होने लगा है। इसे हम बोलते हैं एक्सीलरेटेड ग्रीन हाउस इफेक्ट या फिर एनहेंस्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट, वो हमारे लिए हार्मफुल होता है। आई होप ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रीन हाउस गैसेस की। तो ध्यान रखेंगे, ग्रीन हाउस गैसेस 4 डिफरेंट टाइप्स की हैं। एक तो होती है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, दूसरी है CH4 जिसे हम मीथेन कहते हैं, तीसरी गैस है इसके अंदर इंपॉर्टेंट CFC या जिसका फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ओके, ये फुल फॉर्म कई एग्जाम्स में पूछा हुआ है, इसको आप अच्छे से ध्यान रखें। CFC का फुल फॉर्म क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। और लास्ट हम बात करें तो N2O, इसे हम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नहीं कहते हैं। ओके, इसे हम क्या बोलते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है इनका कंट्रीब्यूशन, कि कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये ग्रीन हाउस इफेक्ट को कॉज करने में। तो ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस या फिर मोस्ट प्रोमिनेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस, ऐसी गैस जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और ऐसी गैस जिसका सबसे ज्यादा योगदान है वो कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। इसका योगदान जो है वो ऑलमोस्ट होता है 60%। तो आप जान सकते हैं बाकी सब कम है, 60% बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, तो इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है। अगर हम मीथेन की बात करें तो मीथेन का कंट्रीब्यूशन है ऑलमोस्ट 20%। नेक्स्ट बात कर लें क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का कंट्रीब्यूशन होता है 14% और नाइट्रस ऑक्साइड का जो कंट्रीब्यूशन है वो है 6%। तो इनके जो कंट्रीब्यूशन से ये भी पूछे जाते हैं, तो इसको आप अच्छे से इसी के साथ ध्यान रख लें। CCN एक हमारी ट्रिक हो गई, और इसी के साथ ध्यान रखिए घटते हुए क्रम में है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, CFC और N2O। तो इस तरह से कंट्रीब्यूशन इसका ध्यान रखेंगे। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर जो हमें घुमा फिरा कर एग्जामिनर पूछ सकता है, वो चांसेस है कि आपको चारों की जगह 3 ऑप्शन में दे देगा और पूछ लेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। तो इन चारों के अलावा कोई भी गैस आपको वहां पर दिखती है तो उसे आप ग्रीन हाउस गैस ना करें। ओके, इसके साथ साथ अगर हम बात करें ग्रीन हाउस गैस का एमिशन कहाँ से होता है, तो सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैस का एमिशन होता है ट्रैफिक से, मींस गाड़ियों से। क्योंकि जब गाड़ियों में पेट्रोल, डीजल जैसे फॉसिल फ्यूल्स का बर्निंग होता है तो उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी हार्मफुल गैसेज निकलती हैं। ओके, और अगर पूछा जाए कि एग्रीकल्चर जो है उसका कितना पार्ट होता है ग्रीन हाउस गैसेस को एमिट करने में, तो ध्यान रखेंगे एग्रीकल्चर से जितनी भी ग्रीन हाउस गैसेस है उसका लगभग 35% पूरा एमिशन होता है। ओके, ग्रीन हाउस इफेक्ट तो हमने समझ लिया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है ग्लोबल वार्मिंग। ओके, ग्लोबल वार्मिंग का सीधा सीधा मतलब है, ग्लोबल का मतलब तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं अर्थ, और वार्मिंग का मतलब हम लिख सकते हैं वार्म होना या फिर हॉट होना। तो जितनी भी गैसेस हमने अभी देखी जो ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज करती है, जब उनका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो उसकी वजह से अर्थ का जो टेम्परेचर है ये टेम्परेचर इंक्रीज होता है, और इसी प्रोसेस को हम नाम देते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ओके, तो अगर आपसे पूछा जाए कि विच इज द मोस्ट डेंजरस इफेक्ट ऑन अर्थ ड्यू टू एनवायरमेंटल गैसेज,
तो वो ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं है, वो इफेक्ट कौन सा है, ग्लोबल वार्मिंग है। ओके, ग्लोबल वार्मिंग को समझने के लिए हमारे पास कुछ टर्म्स है, उसको देख लेते हैं। एक तो टर्म है यहाँ पर अल नीनो और एक टर्म है ला नीनो। जब हॉट करंट्स या हम कहें जो गर्म पानी है वो पैसिफिक ओशन की तरफ बढ़ता है तो उसकी वजह से यहाँ का टेम्परेचर इंक्रीज होने लगता है। इसी इफेक्ट को हम बोलते हैं अल नीनो इफेक्ट। तो ध्यान रखेंगे, अल नीनो इफेक्ट का मतलब है टेम्परेचर में इंक्रीज होना और ला नीनो का मतलब इसका जस्ट ऑपोजिट है, टेम्परेचर में डिक्रीज होना। तो जब हम बात करेंगे पैसिफिक ओशन के टेम्परेचर में इंक्रीज होने की तो उसे हम कह देंगे अल नीनो, और अगर पैसिफिक ओशन के टेम्परेचर में डिक्रीज होने की बात करेंगे तो उसे हम बोल देंगे ला नीनो। ओके, अब ग्लोबल वार्मिंग के लिए ध्यान रखने वाली दूसरी चीज, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन गैसेस का बढ़ रहा है, लेकिन अगर बात की जाए कि कौन सी गैस का कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा बढ़ रहा है तो ध्यान रखेंगे वो गैस है CO2 या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, एक नॉर्मल सा क्वेश्चन कि जब भी कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन की बात हम एटमॉस्फेयर में करते हैं वो कितना है, तो सभी स्टूडेंट्स को लगभग पता होता है कि ये 0.03% होती है। ओके, और 0.03% को अगर हम ppm में लिखें तो वो भी हमको पता है कितना है, 300 ppm। ओके, तो ये इसका कॉन्सेंट्रेशन जो एटमॉस्फेयर में होता था अब नहीं होता। हम बुक्स के अंदर इसी को पढ़ते हैं पर ये बहुत पुरानी बात हो चुकी है। अगर अभी की एट प्रेजेंट की बात की जाए तो इसका कॉन्सेंट्रेशन है वो 0.04% हो चुका है, या फिर हम कह सकते हैं 400 ppm हो चुका है। और ये जो डेटा है वो 2010 के हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसके कॉन्सेंट्रेशन में इंक्रीज हो चुका है और ये एटमॉस्फेयर में फिर जम जाती है और उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग है वो बहुत ज्यादा होगी। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा कारण क्या है तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल में इंक्रीज होना। और इसी से दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी ध्यान रख सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का नॉर्मल जो लेवल है एटमॉस्फेयर में वो कितना है, 0.03% या फिर 300 ppm। और अगर पूछा जाए एट प्रेजेंट कि अभी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कितना है तो वो है 0.04% या फिर 400 ppm। आई होप ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस के जो भी आपके डाउट्स है वो क्लियर हुए होंगे। और अगर इससे रिलेटेड कोई और डाउट्स भी हैं तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि उन्हें भी ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट जैसे टॉपिक्स की इंफॉर्मेशन तो एटलीस्ट मिल ही जाए। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसे ही आने वाले और इंटरेस्टिंग वीडियोस आप टाइम पर देख सकें। थैंक यू।